हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। भाइयों, आप सभी को पता है कि हम सभी इस समय NCERT पढ़ रहे हैं, वो भी कक्षा 6 की यानी क्लास 6 की। और इसमें हमने पिछले 9 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाएं और पढ़ें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और हम इस NCERT को लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हैं। लाइन बाई लाइन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि हम इसमें से कुछ छोड़ रहे होंगे या इसमें से कोई ऐसी जानकारी होगी जो आपको पढ़ना चाहिए वो हम छोड़ के आगे बढ़ें। ठीक है, आपके पास बुक्स होंगी, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपके पास टाइम नहीं हो पाता या ऐसे मौके नहीं निकल पाते जब हम इनको लाइन बाय लाइन पढ़ पाते हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी करना, अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना और जो भी आपका सलाह मशविरा हो या कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपनी एक आदत है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी तरह से, क्योंकि हमारा और आपका टाइम दोनों का बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 यानी चैप्टर 10। अध्याय का नाम है नए साम्राज्य और राज। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। ये देखो बच्चा, NCERT ना हमें NCERT क्या करती है कि हमें एक बच्चे के तरीके ट्रीट करके अच्छे से चीज़ों को समझाने की कोशिश करती है। हालांकि ये बुक ही कक्षा 6 की है, तो आपको एकदम कक्षा 6 के आपके पास इतना तो दिमाग होगा ना कि कक्षा 6 के बच्चे के स्तर तक का तो दिमाग होगा ही। तो आप बस अपने आप को ज़्यादा, हम जब किसी चीज़ को सीखने जाए ना तो हम अपने आप को एकदम बच्चा ही मान करके सीखें। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। बच्चे का नाम है अरविंद। अरविंद राजा बना, यानी राजा बना किसमें? नाटक में, स्कूल में। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। जैसे कि हम सभी स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में जब जाते हैं तो क्या होता है, स्कूल के टाइम हम लोगों को जो नाटक होते थे स्कूल में, कभी उसमें राजा बनाया जाता था, कभी उसमें कृष्ण जी बनाया जाता था, कभी उसमें सुदामा जी बनाया जाता था। ऐसे तरह के होते थे ना मंचन। तो उसी में ये जो अरविंद था इसको बनाया गया किंग यानी राजा। अब अरविंद ने सोचा कि भैया वो राजा बन रहा है, तो शाही वेशभूषा में मूंछों परताव देते हुए रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। उसने सोचा अब राजा बनना है, बढ़िया तलवार निकाल के घूमेंगे वहां पर, एकदम ठाठ दिखाएंगे। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वो? अरविंद सोचने लगा। बच्चे ने सोचा कि राजा बनना है तो ठाठ बाट दिखाएंगे, तलवार लहराएंगे। लेकिन जब इनसे कहा गया कि तुम राजा बन रहे हो बेटा, तुम्हें वीणा बजानी है और तुम्हें कविता भी पढ़ना है, तो अरविंद सोचने लगा भैया ये कौन से राजा हुए, वीणा बजा रहे हैं? अरे युद्ध करवाओ, झगड़े करवाओ, राज्य जितवाओ। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? प्रशस्ति क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे। आपके लिए इतना बता दें, प्रशस्ति यानी कि जैसे हम आपके लिए एक लेख लिखवाएं, एक लेटर लिखें और उसमें आपकी जम के तारीफ़ करें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ते बहुत हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें लिखें तो आपकी क्या है, प्रशंसा कर रहे हैं। वही प्रशंसा जो हमने लिखा आपके लिए, वही तो प्रशस्ति है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। ये जो बच्चा था ये किसकी भूमिका अदा करने जा रहा था? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त कौन था? गुप्त वंश का राजा। गुप्त वंश क्या था? गुप्त वंश हम पढ़ेंगे जब ये सारे साम्राज्य पढ़ना शुरू करेंगे, तो हम ये गुप्त वंश भी पढ़ेंगे जो कि मौर्य साम्राज्य के बाद आया था। ठीक है, तुरंत बाद नहीं आया था, लेकिन इनके बीच में छोटे छोटे और भी कई साम्राज्य आए थे, लेकिन ये समझिए कि इनके बाद आया था। और ये दोनों गुप्त वंश, मौर्य वंश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और जब हम अपने देश की भी जो इतिहास सुनते हैं, अपने देश की राजनीति सुनते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं इन साम्राज्य के, जैसे आपने देखा होगा ना अशोक स्तंभ, ये मौर्य साम्राज्य का है। ठीक, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। समझ गए समुद्रगुप्त के बारे में पता कैसे चला? इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है, उसमें एक लंबा अभिलेख लिखा हुआ है और उसी में इनके बारे में पता लगा। इसके अभिलेख की रचना किसने की थी? इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में
कवि और मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। इनके दरबार में एक मंत्री रहते थे, उनका नाम था हरिशेन। तो उन्होंने एक काव्य के रूप में इसकी रचना कराया था। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। समझ गए? विशेष किस्म का अभिलेख जिसे प्रशस्ति कहते हैं, यानी कि उन्होंने तारीफ की होगी, अच्छी बातें बताई होगी। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। कौन? यानी ये जो प्रशस्ति होता है ना, प्रशस्ति, यही प्रशस्ति, ये जो है संस्कृत का, ये संस्कृत का है शब्द, और इसका अर्थ क्या होता है? ये प्रशस्त का प्रशंसा। ठीक है, समझ गए? जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इन्हें दक्षिण की ओर जाने वाले पथ का, यानी दक्षिणा पथेश्वर कहते थे। यानी कि अगर आपको दक्षिण की ओर जाना है, या जैसे ये भारत है, माफ़ कीजिए, ये भारत का नक्शा कुछ बेहतरीन नहीं बन पाया, फिर से बनाता हूँ। तो ये जो, चलो ये आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये देखो, ये भारत है। हम ये तो, हालांकि इस भारत के नक्शे का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा ये वाला जो इलाका है गिलगिट बाल्टिस्तान का और इधर का, ये सारा इसमें पूरा नहीं दिखाया, हालांकि हमारा भारत है पूरा है। ठीक है, ये जो भारत है, ये इधर जहाँ ये रेड है ना, ये सब दक्षिण में जा रहा है। तो अगर आपको दक्षिण की ओर जाना है तो यहाँ के स्वामी किसको कहा जाता था? यहाँ के स्वामी इन्हीं गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी को कहा जाता था। ठीक, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। चलो, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ज़्यादा कुछ खास कठिन नहीं है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। आज भी आप जब देखते हो कि कोई भी सरकार होगी, या अभी इस समय जो प्रेजेंट सरकार है, उसमें कोई भी मंत्री देखोगे ना, कोई भी मंत्री हो गया, वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री जी की, यानी पीएम की जम के तारीफ करेगा। हमारे पीएम, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, बहुत ही मेधावी है हमारे प्रधानमंत्री जी, बड़े मेहनती हैं, 18 घंटे मेहनत करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, है ना। तो हर जो भी दरबार में होगा, जो भी उनका मंत्री होगा, अपने राजा की वो सभी तारीफ ही करेंगे। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। हमारे यहाँ भी आज भी जो सरकार है, तो उनको भी माननीय को कभी कभी ईश्वर की उपाधि दे जाती है ना, तो उनके बराबर, उनसे कम नहीं माना जाता। कोई भी सरकार हो, सब में यही हाल है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया है। ठीक, और ये किसने लिखा है? इनके मंत्री हरिशेन ने, जिनके बारे में ऊपर हमने चर्चा किया। अब क्या लिखा है? एक प्रशस्ति का कुछ अंश है। उन्होंने लिखा कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियार से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब क्या कहना है कि हमारे जो राजा हैं समुद्रगुप्त, ये जब युद्ध के मैदान में हैं, तो इनका जो शरीर है, युद्ध के मैदान में जब है, तो इनका जो शरीर है पूरा घाव से भरा है, मार खाए हुए हैं, तीर, भाला, गदा, नुकीले तार, सैकड़ों हथियार, लेकिन इतने रक्तपात हो रहा है, फिर भी ये बड़े सुंदर दिख रहे हैं। अब सोचो कोई मार खा के आया हो या लड़ के आया हो, और जब घर आए तो उससे बोलो, उसके लहू लुहान है पूरा, और उससे बोलो कि यार लग बड़े स्मार्ट रहो हैं। सोचो उसके मन में क्या गुजरेगा। उसका मन आएगा कि एक आध गोली तुम्हारे भी दाग दें, कि भाई उसके दर्द हो रहा है और तुम डटे पड़े हो कि अरे नहीं भाई वो इतना सुंदर दिखते हैं, ये वो है ना। तो इनके साथ भी यही हुआ। हालांकि भाई ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी कि कोई मार खा के आ रहा है, बता रहे हो कि वो कुल्हाड़ी, तीर, भाले सब अगर उनके लगते भी हैं तब भी बड़े सुंदर दिखते हैं, घावों के दाग से भरे होने के कारण। बताओ, हद है। अगर तुम मानचित्र 7 की ओर को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। मानचित्र 7 कहाँ भी, ये देखोगे, ये नीचे। ठीक, एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। आपको हरा रंग शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको इसको हरा रंग करके दिखाता हूँ।
इसको थोड़ा सा ये, ठीक, अब दिख रहा है हरा रंग। एक क्षेत्र को थोड़ा सा हरे रंग से रंगा गया है। और आगे आओ, आगे क्या कह रहा है, तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। कह रहा है कि समुद्र तट के साथ साथ कुछ लाल बिंदु मिलेंगे और उसी तरह कुछ बैंगनी और नीले रंग मिलेंगे। पहले हम ये देखें कि ये लाल रंग, ये दिख रहा है समुद्र तट के साथ साथ ये लाल बिंदु दिख रहे हैं, ध्यान से देखो इनको। और लाल और नीले रंग के क्षेत्र कहाँ मिलेंगे, लाल और नीला, लाल देख लिया, बैंगनी और नीला देखना है। अब ये देखो, ये दिख रहा है इधर, ये वाला, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं आपको इसलिए और ऐसे करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक। ये चलो आ जाओ ऊपर, बाकी क्या कहता है देखो, एक एक करके ऐसे मैं बताता रहूंगा। यह मानचित्र इस प्रशस्त में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह जो मानचित्र है, जो अभी आपने नीचे देखा, जो प्रशस्त में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया, जो इस प्रशस्त में उन्होंने जो लिखा था उसमें जो जो जानकारी दी उसके आधार पर बनाया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। हरिशेन जो थे, जो कि इनके दरबारी कवि थे और मंत्री भी थे, उन्होंने समुद्रगुप्त के प्रति, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि उनकी नीतियां क्या थीं। अब क्या थी नीतियां, देखो, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया और हरा करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये देखो, ये जो राज्य है ये वाला, इनमें क्या किया कि यहाँ पर 9 शासक थे और यहाँ ये आर्यावर्त है, या इनको हराया और अपने साम्राज्य में इनको मिला लिया था, ठीक। ये 9 के 9 राज्य। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं, दक्षिणापथ यानी कि साउथ का रीजन। इसमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। लाल बिंदु यानी ये वाला जो है, इसमें 12 शासक दिए गए हैं, ठीक। ये क्या थे, ये वो है जिनको समुद्रगुप्त ने इनको भी हराया था। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया कि भाई तुम जीत गए, हम हार गए। समुद्रगुप्त ने फिर उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। इन्होंने क्या कहा, समुद्रगुप्त ने पहले इनको हराया, फिर कहा कि एक काम करो, चलो तुम ही शासन करो, हम आपका शासन, आपकी सत्ता नहीं छीनेंगे। तो इससे क्या होगा, ये लोग और एहसान मानने लग गए और ये समुद्रगुप्त की नीतियों के अनुसार चलने लगे कि प्रभु आप ही बताएं अब हमें आगे क्या करना है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे, यानी समय समय पर हाजिरी लगाते थे। कौन, ये देखा ना, ये वाले लोग यहीं पर असम है, बंगाल है, ठीक है। ये रीजन क्या था, यहाँ के जो राजा थे टाइम टाइम पर आते रहते थे कि मालिक मैं हूँ, मेरी प्रेजेंट चढ़वा लेना, आई एम प्रेजेंट, ठीक, हमको बख्श देना, हमको मारना वारना नहीं। समय समय पर हाजिरी देते थे। वह इलाके के जो शासक थे जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। वह शासक कौन थे, चलो मैं आपको नीले रंग से रंग के बताता हूँ। ये देखो नीचे आओ, ये कह रहा है कि जो वाय शासक थे, ये कह रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कुषाण और शक वंश के शासक हों यहाँ पर, ठीक। कुषाण और शक वंश कौन था ये भी हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल खटैक। हाँ, ठीक। थोड़ी थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है भाई, नहीं तो आप बोर हो जाओगे फिर, और कैसा पागल आदमी है, ठीक है। तो ये जो वाय इलाके के शासक थे जिससे अभी नीले रंग से रंगा, ये संभवतः कुषाण या शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी शामिल थे।
इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। पहले के समय में क्या होता था ना कि ये जो विवाह कॉन्सेप्ट होता था ये ज़्यादातर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए, अपना साम्राज्य को बचाने के लिए किया जाता था। जैसे आगे भी आप पढ़ोगे ना, मुगलों के समय कई राजाओं ने अपनी पुत्रियों की शादी मुगलों में करी। क्यों करी? ताकि या तो उनका राज्य सेफ रहे या एक संबंध बनाना के रिलेशनशिप के साथ ना वो अपना प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे। जैसे आप हो, मान लो कोई मंत्री जी हैं, तो वो मंत्री जी के से आप अगर अपनी बेटी की, अपने सिस्टर की या अपने घर में कोई भी महिला है उसकी शादी करवा दो, तो आप क्या कहोगे? अरे मंत्री जी तो हमारे रिश्तेदार हैं, है ना। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मोहल्ले में या क्षेत्र में आपकी धौंस होगी कि भैया फलाने के आदमी चाचा रिश्तेदार हैं, विधायक हैं, है ना। तो यही होता था। चलो आगे आते हैं। चलो अब आते हैं वंशावलियाँ क्या होती थी। वंशावली क्या होती है? आपके दादा, आपके पापा, ठीक है, आपके पिताजी, फिर आप, ये क्या है? वंश ही तो चल रहा है, तो यही वंशावलियाँ, ठीक। अधिकांश जो प्रशस्तियाँ थी शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रापितामह, पितामह यानी कि आपके परदादा। आपके परदादा कौन हुए? परदादा। इसमें पितामह में कौन आता था? परदादा आता था, दादी, परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। यानी पितामह में क्या हो गया? पितामह। आपके पिता तो पिता, उनके पिता पितामह और उनके भी पिता प्रापितामह, ठीक। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गढ़ की थीं और पिता गुप्त वंश के पहले शासक थे। किसके? जो समुद्रगुप्त थे, इनके पिता जो थे चंद्रगुप्त, ये इस गुप्त वंश के पहले शासक थे। इन्होंने यानी चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की जैसी उपाधि धारण की थी। ये पूछ लेता है एग्जाम में, ये प्लीज़ हो सके तो इसको नोट डाउन कर लो और या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, ठीक है। वीडियो देखने का मतलब केवल यही नहीं कि आपका डाटा खर्चा हो, आपके पास जानकारी भी तो कलेक्ट होनी चाहिए। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की थी। कौन सी? महाराजाधिराज की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है, लेकिन समुद्रगुप्त और इनके जो पिताजी थे उनको महाराजाधिराज बना दिया गया, ठीक। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ गया। मतलब आप सोचिए कि आपके जैसे दादाजी हैं, दादाजी बोले तो आपके बाबा, ठीक है, आप हम कहीं कहीं बाबा भी बोलते हैं ना अपने पिताजी के पिताजी। तो दादाजी जो हैं इनको बोला गया कि अरे राजा साहब आइए, राजा साहब आइए, ठीक। तो अगर मान लो इनको बोल दिया कि महाराजा साहब आइए महाराजा, और अब जब इनके पुत्र हुए यानी कि आपके पिता या आप दोनों को क्या बोला गया? अरे आइए महाराजाधिराज, यानी महाराजाओं को भी जो महाराजा हैं, तो आपकी ओहदा बड़ा हो गया ना, आपका पद बड़ा हो गया, ठीक। तो यही तो ये बात कह रहा है कि जब इनको समुद्रगुप्त और इनके पिता जो चंद्रगुप्त थे इनको महाराजाधिराज बोला गया, तो यानी कि इनकी ज़्यादा बड़ी ख्याति हो गई, इनकी ज़्यादा शक्ति थी, इसका मतलब है। क्योंकि इनके दादा परदादा को क्या बोला जाता था? महाराजा बोला जाता था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, देखो बेटा, जो चंद्रगुप्त थे वो इनके पिता थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? वो इनके पुत्र थे, ठीक। यानी कि ये रहे समुद्रगुप्त, कंफ्यूज नहीं होना है। इनके जो पिता थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त, यानी पहले वाले आप कह सकते हो, ठीक। और इनका जो पुत्र हुआ वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की जो वंशावली है यानी पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। पश्चिम भारत समझे? ये भारत है आपका, ये जैसे आज आपका जिधर गुजरात है, ये गुजरात कहाँ है? पश्चिमी भारत में तो है, इधर साइड, ठीक। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। किनके विषय में?
ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक, ये भी बहुत पराक्रमी थे, बहुत ही शक्तिशाली थे और इनके जो शासन था बहुत ही अच्छा था। विक्रम संवत क्या है? 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व मतलब अभी जैसे हम ईसा के पूर्व, जैसे जीरो, कभी ना कभी जीरो था, फिर इसके बाद 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, आज हम क्या कहते हैं कि आज हम हैं 2026 में, है ना। तो 2026 में, तो जब ये 2026 साल पहले क्या था? ज़ीरो। और इसके पहले जो समय था, अभी हम बढ़ते हैं कि 2026 चल रहा है, अब 2027 चलेगा, 2028 चलेगा, ऐसे। और जीरो के बाद से शुरू हुआ। और जीरो के पहले क्या था? जीरो के पहले ऐसे था कि 2026 है मान लो, फिर 2025, फिर 2024। क्यों? क्योंकि ये जब डेट डिफाइन हुई ना, ये तब हमने सिस्टम बनाया ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और ये डेट कैसे डिफाइन करते हैं? हमने आपको ये भी बताया था कि ईसा मसीह जी की जन्म से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो 58 ईसा पूर्व है, ये 58 ईसा पूर्व, तब ये 58 ईसा पूर्व, ये वाला मतलब इसका हो गया कि ईसा यानी ईसा मसीह, इनके भी 58 साल पहले, जब ये हुए नहीं थे तो उसके 58 साल पहले ये शुरू हुए थे, ये विक्रम संवत शुरू हुआ था। अब समझ में आया कि नहीं आया? विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी इन्होंने कहा कि इन्होंने पहले शकों को पराजित किया पश्चिम भारत में, और उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत करी थी। ठीक है, समझ में आई बात? हर्षवर्धन और तथा हर्षचरित, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी यानी कि बायोग्राफी से पता चलता है। ठीक है, बायोग्राफी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ये गुप्त राजा नहीं थे, हर्षवर्धन गुप्त वंश के नहीं थे। ठीक, हर्षवर्धन अलग हैं। ये करीब 1400 साल पहले शासन इन्होंने किया था। इनके दरबारी यानी कि हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी थे बाणभट्ट। अरे ये डिलीट करना भैया, लिखी के मन हो गया, जबरदस्ती की बात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये डिलीट नहीं कर रहे हो जी, कोई बात नहीं, ना करो जी। चलो, हर्षवर्धन है। तो हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जैसे बाणभट्ट। ठीक, अभी हमने हरिशरण के बारे में सुना, याद होगा। ठीक, वैसा ही ये बाणभट्ट थे। ये बाणभट्ट ने क्या किया? संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी। किसकी जीवनी लिखी? हर्षवर्धन की जीवनी लिखी। किस नाम से लिखी? हर्षचरित। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछ लेता है। ठीक, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है, कैसे कैसे हर्षवर्धन राजा बने, ये सब बताया। चीनी यात्री ष्वेनत्सांग, आपको याद होगा हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि ये ष्वेनत्सांग कौन है। ये एक चीनी यात्री थे। चीनी यात्री यानी चीनी का व्यापार नहीं करते थे, शुगर का नहीं करते थे। ये चीन से आए थे, चीनी तीर्थ यात्री थे, भारत में आए थे। क्यों? क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था, तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को लेने, उसके दर्शन करने, उसके बारे में जानने। ठीक, इनके बारे में तुमने पिछले चैप्टर में यानी अध्यायों में पढ़ा हुआ है। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में ये रहे भी थे। ये हर्ष के वर्धन के दरबार में ष्वेनत्सांग रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत रूप से वर्णन भी किया हुआ है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। पहले क्या होता था ना कि जो घर का सबसे बड़ा बेटा है उसी को राजा बना दिया जाता था, लेकिन हर्षवर्धन के साथ ऐसा नहीं था। हर्षवर्धन अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। यानी कि इनके जो पिता थे, ठीक,
और इनके जो बड़े भाई थे इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके साथ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हर्षवर्धन के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। इनके जो बहनोई थे, बहनोई यानी कि बहन का पति, वो कन्नौज का शासक था, कन्नौज का। लेकिन इनके बहनोई पर ये जो कन्नौज के शासक थे, जो उसमें बंगाल के राजा थे, बंगाल का शासक था, इसने हमला कर दिया और इनके बहनोई को मार दिया। जब इनके बहनोई को मार दिया तो अब उसका जो राज्य था यानी कन्नौज था, अब तो भाई वो सूना हो गया राजा के बिना। तो हर्षवर्धन ने कहा कि आप अपनी बहन से कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरी बहन मैं हूं ना, मैं तुम्हारा भी राज्य देख लूँगा। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया उसके बहनोई को मारा था। उसने कहा कि रुक जाओ, पहले इनकी हम पूजा कर दें फिर हम आते हैं। मगध तथा बंगाल को जीत करके, मगध यानी कि बिहार, हमने आपको ये भी मगध के बारे में भी पढ़ाया है। ये रहा भारत का नक्शा, ठीक है। हर्षवर्धन यहाँ बैठे, कन्नौज इधर, थानेसर इधर, ठीक। अब इधर ये था बंगाल और ये था मगध। बंगाल के शासक आए, कन्नौज के शासक को मार दिया, यानी कि इनके बहनोई को मारा। अब हर्षवर्धन ने ये दोनों साम्राज्य मिला लिए कि अब चलो कन्नौज और थानेसर दोनों को हम देखेंगे। और फिर जब ये इसने गुस्सा किया, गुस्सा तो भाई करना लाजमी है क्योंकि किसी के बहनोई को मारा है तुमने, तो इसने कहा बहन रुको ज़रा, पहले हम इनको थोड़ा सा प्रसाद दे के आते हैं। फिर ये निकला और पहले इसने मगध जीता, फिर इसने ये बंगाल जीता और दोनों को जीत करके तब उसने राहत की सांस ली कि अब ठीक है, अब मज़ा आ रहा है हमको, ठीक। उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। यानी कह रहे हैं कि जितनी इधर की तरफ सफलता मिल गई ना, उधर बाकी इधर नहीं मिल पाई। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश और पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। जब वो साउथ की ओर बढ़ना शुरू हुए ना, यानी महाराष्ट्र के इधर साइड नीचे की तरफ, नर्मदा नदी के और साउथ की तरफ, तो वहाँ जो शासक थे चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय, जो कि खुद एक पराक्रमी शासक थे, उन्होंने कहा कि कहाँ बड़े चले आ रहे हो, बस करो, हो गया तुम्हारा, वापस निकलो यहाँ से। तो क्यों? क्योंकि भैया वो भी बड़े पराक्रमी थे, वो भी अपने आप को कम नहीं समझते थे। अब आगे देखो, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। ये पल्लव और चालुक्य ये कहाँ थे? चलो तो ये पहले चालुक्य थे, ये चालुक्यों का दिख रहा है, ये लाल लाल, ये थे चालुक्यों के रीजन। चालुक्य साम्राज्य भी बहुत इनके बारे में पढ़ेंगे। ये 6वीं से 12वीं शताब्दी तक के इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। राजनीति जो इनकी विशेषताएं की, आर्किटेक्चर इनका बड़ा अच्छा था और इनकी बहुत सारी विशेषताएं थी जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा। अभी के लिए इनका ये रीज़न जान लो कि ये देखो, अभी आज का महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, केरल का ऊपरी हिस्सा, गुजरात का नीचे वाला हिस्सा, मध्य प्रदेश का भी थोड़ा हिस्सा, ये सब किस में आ रहे हैं? चालुक्यों में आ रहे हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी के बारे में हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। पल्लव कहाँ थे? पल्लव ये देखो, ये आंध्र प्रदेश का रीजन दिख रहा है, तेलंगाना का भी। अब आपको लग रहा होगा कि पिछले वाले में भी तेलंगाना दिखाया, आंध्र प्रदेश दिखाया, इसमें भी दिखा रहे हैं। तो भाई ये समझो कि ये लोग राजा, पहले क्या होता था, एक दूसरे के क्षेत्र को लोग कब्जा करते रहते थे, कभी ये वहां घुस गए, कभी वो लोग यहाँ घुस गए, ठीक। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। यानी ये रहा आपका दक्षिण भारत, ये पल्लवों का, ये चालुक्यों का। तो कभी चालुक्य इधर आक्रमण कर दें, कभी ये इधर आ जाए, तो ये सब रीजन कभी इधर चला जाए और कभी इधर चला जाए, ठीक, समझ पा रहे हो। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी डेल्टा तक फैला हुआ था। अब ये जो पल्लव थे, इनका राज्य कहाँ था? यहाँ कावेरी नदी है, तो यहाँ कावेरी नदी के डेल्टा तक इनका राज्य फैला हुआ था, ठीक ठीक है। जबकि चालुक्यों का राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। चालुक्यों का राज्य कहाँ था? ये इनका चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। ये नदियाँ सारी सब आपको मैं याद करा दूंगा, इसमें बिल्कुल परेशान मत होना। अभी आज आगे चलकर जब मैं जियोग्राफी की क्लास लूँगा, यानी भूगोल की क्लास लूँगा, तो आपको सारी नदियाँ सब अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक।
तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल। यह एक व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। ये क्या करते थे? पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। इसका मतलब समझे? मतलब कि ये आपका मैप है, ठीक है, तो ये लोग कभी इधर घुस आते थे, ये लोग कभी इधर। आप ऐसे मानो जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, ठीक है, कभी मध्य प्रदेश के राजा उत्तर प्रदेश में घुस आए, कुछ ज़मीन हथिया लिया, कब्जा लिया। कभी उत्तर प्रदेश के राजा जो हैं मध्य प्रदेश में घुस गए, कुछ ज़मीन कब्जा लिया, हथिया लिया, ठीक है। ऐसे ही पहले होता था। आज तो सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया कि भैया इतनी आपकी सीमा है, इतनी आपकी सीमा है। मुख्य रूप से राजधानियों के निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर होते थे, ये लोग क्या करते थे? जो उनकी राजधानियाँ होती थी, जैसे कि आज भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो ये लोग राजधानी को ही निशाना बनाते थे, वहाँ पर आक्रमण करते थे, उनको लूट लेते थे, कब्जा भी करते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये समृद्ध शहर होते थे, अच्छा खासा इनके पास वैभव होता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे, ठीक। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और इनकी चर्चा बार बार होती है। इनके बारे में कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उनके बारे में हमें उनके दरबारी जो कवि थे रविकीर्ति, इनके द्वारा एक रचित प्रशस्ति थी, उससे पता चलता है। जो रविकीर्ति थे, रविकीर्ति कौन थे? रविकीर्ति दरबारी कवि थे, यानी कि दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? ये प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, चालुक्य राजा, ठीक। अभी हमने मैप बताया ना चालुक्यों का क्या था, तो ये चालुक्य राजा थे, ठीक। चालुक्य राजा के दरबार में रहते थे और इन्होंने अपने राजा के लिए प्रशस्तियाँ लिखवाई। उससे पता चलता है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, ठीक। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से जो पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। किसकी 4 पीढ़ी? पुलकेशिन द्वितीय की 4 पीढ़ी। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था। ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे, इनको ये राज्य किससे मिला था? इनके चाचा से मिला था। आज भी आप देखते हो ना कि चाचा भतीजे की जोड़ी एक अलग ही रंग जमाती है हर जगह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चाचा भतीजे की जोड़ी काफ़ी हद तक रंग जमाती रहती है। हाँ, वो नोक झोंक थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन रंग तो जमाती है भैया, है ना। चलो आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि रविकीर्ति के अनुसार, रविकीर्ति कौन? उनके दरबारी कवि। उनके अनुसार उन्होंने, किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र, रविकीर्ति कह रहे हैं कि उन्होंने, यानी रविकीर्ति ने दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया था। किसने चलाया था? इनके जो राजा थे, इनके दरबार में रहते थे पुलकेशिन द्वितीय के, ठीक है। तो चालुक्य कहाँ रहते थे? इधर रहते थे, ठीक। ये कहते हैं कि इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, इधर भी समुद्र है ना, ये समुद्र, और इधर भी समुद्र है। तो ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ अभियान चलाए गए। कौन से अभियान चलाए गए? विजय अभियान चलाए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष कौन? हर्षवर्धन, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि वो कन्नौज और थानेसर के शासक थे ना, जिन्होंने बंगाल की तरफ भी आक्रमण किया था, जिनके बहनोई को मार दिया गया था, याद आ रहा है? उन्हीं के ये जो कन्नौज, ये शासक थे। यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है गुजरात के पास, इधर गुजरात है और इधर नर्मदा। ये हर्षवर्धन सोचते थे कि साउथ में भी अपना वर्चस्व कर ले, लेकिन नर्मदा नदी के साउथ में ये जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ के साउथ के जो राजा थे ना, बहुत पराक्रमी थे। हर्षवर्धन को इन्होंने आने नहीं दिया। इसी के बारे में ये बता रहे हैं रविकीर्ति। रविकीर्ति कहते हैं वैसे तो हर्ष का नाम होता है, हर्ष का अर्थ होता है आनंद, लेकिन इस पराजय के बाद जब इनको साउथ में आने से रोक दिया तो अब हर्ष नहीं रह गए। हर्ष का मतलब जो आनंद होता था, अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था। किसने? हर्षवर्धन, इन्होंने, पुलकेशिन द्वितीय ने। पल्लव राजा कहाँ थे? बताया था इधर के साइड थे, ठीक। ये मैप अपने दिमाग में रखो भाई। जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। किसे लेनी पड़ी थी? पल्लव राजा को। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। ये ज़्यादा समय तक टिके नहीं चालुक्य, थोड़े ही समय की इनकी विजय थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। ये तो ऑब्वियस है यार कि आप जब भी किसी से लड़ाई करते हो, आज भी लड़ाई करते हो, तो थाना कचहरी, केसेस, मुकदमे, ये सब कितने होते हैं, तो दोनों पक्ष का ही ठीक ठाक नुकसान होता है। तो ऐसे ही इनके पल्लव और चालुक्य दोनों का ही नुकसान हुआ। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। चोल वंश और राष्ट्रकूट क्या है? ये चोल वंश और राष्ट्रकूट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो,
चोल किधर थे? जिधर की तरफ ये पल्लव थे, यानी आज का आंध्र प्रदेश मान लो, ठीक, इनकी तरफ ये चोल आ जाते हैं बाद में। और यही जो चोल रहे, और ये राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट कहाँ आ गए? राष्ट्रकूट आप जब देखोगे तो इधर साइड थे, ठीक है। राष्ट्रकूटों के बारे में आगे और हम विस्तार से भी बताएंगे। तो वहाँ पर राष्ट्रकूट आ गए, ठीक है। देखो इसमें भी खैर दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक। मोटा मोटा आप मान लो कि राष्ट्रकूट इधर साइड थे, ठीक है। इन्होंने समाप्त कर दिया किसको? चालुक्यों ने, क्योंकि चालुक्यों का इधर वर्चस्व था। अब ये जब साम्राज्य इनका टूटा तो यहाँ पर चोल भी आ गए और यहाँ पर चालुक्य भी आ गए। छोटे छोटे इन्होंने अपना वर्चस्व यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया। इनके बारे में आप अगले कक्षा की जब पुस्तक हम पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से विस्तार से देखेंगे, ठीक है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? ये जो चालुक्य हैं, पल्लव हैं, इनका प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? कैसे चलता था? सोचो, सोचना क्या है, चलो पढ़ ही लेते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा है। यानी कि जो भूमि से, यानी कि लैंड आपकी जो है, उससे जो टैक्स लेते थे ना, वो बहुत महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। आज भी आपकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? गांव, जहां पर आप प्रधान जी चुनते हो। पंचायत चुनाव, यूपी में भी पंचायत चुनाव लगा हुआ है आगे, है ना। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आना शुरू हो गए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। यानी कि आज भी आप जब देखते हो कि नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग उनका साथ लेने की कोशिश करते हैं, उनको साथ लाने की कोशिश करते हैं, जो क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, या तो पैसे वाले होते हैं या तो थोड़े दबंग टाइप के होते हैं ना। यानी उनका कहीं ना कहीं अगर उस क्षेत्र में, उस एरिया में वर्चस्व है तो उसको क्या कहते हैं? विधायक जी कहते हैं ना, आ जाओ तुम मेरे साथ लगो, हमें आप चुनाव जितवाओ, हम आपको आपका वर्चस्व और बढ़ाएंगे। तो पहले भी क्या हुआ, जो पावरफुल लोग थे छोटे एरिया में, तो उनको साथ लेना शुरू कर दिया इन लोगों ने, राजाओं ने, ठीक। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, यानी कि पिता, उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, ऐसे बंटना शुरू हो गए। अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाने लग गए। जैसे कि कवि जो हरिशेन थे, अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बन गए। जो हरिशेन थे, ऊपर बताया ना हरिशेन के बारे में हमने पूरी गाथा, तो ये जो हरिशेन थे, इनके पिता क्या थे? महादंड नायक। महादंड नायक का अर्थ क्या है? महादंड नायक का अर्थ, महादंड नायक का मतलब ये जो मुख्य न्याय अधिकारी होते थे वो होता था, ठीक है। पिता थे इनके, अब पिता के बाद हरिशेन को बना दिया गया, यानी उनके पुत्र को बना दिया गया। तो ये क्या है? वंश चल रहा है ना, आनुवंशिक हो गया। तो आगे देखो, तो ऐसे इन्होंने, जो राजा थे, ऐसे इन्होंने सत्ता बनाए रखने के लिए ये जुगाड़ लगाने शुरू किए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ ये कुमारामात्य भी थे। हरिशेन जो थे कुमारामात्य भी थे। कुमारामात्य का मतलब क्या है? कुमारामात्य अर्थात ये एक महत्वपूर्ण मंत्री थे, और तथा जो संधि विग्रहित, यानी कि जो युद्ध में और शांति में जो समझौता करता है ना, युद्ध शांति का ये सारे सब्जेक्ट, ये इसका भी मंत्री था। ये इनकी भी मिनिस्ट्री किसके पास थी? हरिशेन के पास थी। संभवतः यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी, ये टर्म आपको याद रखना है, ये भाई पूछ लेता है एग्जाम में भी कि नगर श्रेष्ठी क्या है, ठीक। एक नगर श्रेष्ठी यानी कि ये मुख्य बैंकर, ये कौन थे? मुख्य बैंकर थे, मुख्य बैंकर, ठीक, या शहर के व्यापारी। सार्थवाह यानी कि व्यापारी के काफिलों का नेता, एक थे सार्थवाह। ये आप लिख लो अगर हो सके तो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये ज़रूरी है। सार्थवाह यानी जो व्यापारियों का काफिला होता था, व्यापारियों का काफिला, उसके कौन थे? नेता थे, एक मुखिया टाइप रहता था, ठीक। तीसरे हैं प्रथम कुलिक। प्रथम कुलिक ये कौन थे? ये मुख्य शिल्पकार थे तथा कायस्थों यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। बात समझे? राजा अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जो क्षेत्रीय, जो एरिया में, यानी कि जो छोटे छोटे क्षेत्रों में पावरफुल लोग होते थे, उनको साथ में लाते थे। साथ में कैसे लाते थे? उनको अच्छे अच्छे पद नवाज देते थे, ठीक। उनको
अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी पद थे, पोस्ट थी, उसको आनुवंशिक कर दिया कि अब बाप फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, ऐसे करके ये शासक ये उसी पद पर रहने लग गए। ऐसे क्या हुआ, अब सोचो कोई मंत्री है, ठीक है, रक्षा मंत्री जी हैं, वो हैं, अब उनके बेटे रक्षा मंत्री हो जाएंगे, फिर उनके बेटे हो जाएंगे, तो क्या होगा, एक उनका तो पावर बढ़ रहा है ना, एक समय में वो रक्षा मंत्री जी की भी धाक कितनी जम जाएगी। तो ये धाक आगे चल के कितनी जमी और उन्होंने क्या किया, इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये भी अभी देखो, तुरंत देखो। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक तो प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब आप सोचो कि आप हो, जहाँ पर रहते हो, आपको उस एरिया का हेड बना दिया गया, आपके पिताजी भी थे वो हेड, अब आप हो गए हो, अब आपके लड़का हो जाएगा, फिर आपके बच्चा यानी बच्चा बच्ची जो भी, फिर उसका बेटा या बेटी, फिर उसका बेटा या बेटी, तो क्या होगा, एक समय आने के बाद अब सोचो 400 साल से आपका ही परिवार उस एरिया का हेड है, तो आपका कितना वहाँ पर पावर होगा, है ना, होगा ना पावर। तो ऐसे में क्या होता था, अब जब राजा कमज़ोर पड़ा तो आपने ही उठ के कहा कि अब इस एरिया के मालिक कौन है, हम हैं। तो ऐसा ही इन लोगों ने भी किया, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी भी होता था, रथ होते थे, घुड़सवार होते थे और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। कह रहा है कि कुछ राजा थे जो आज भी अपनी ऑर्गेनाइज सेना रखते थे, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ सेना नायक ऐसे थे कि जो ज़रूरत पड़ने पे कि भाई फ़ोन किया, एक काम करो 500 की सेना ले आओ, तो वो 500 की सेना लाके उन्होंने राजा को दे दी, ठीक है। इन जो सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। इनके साथ क्या होता था कि इनको भूमिदान यानी कि इनको लैंड दे दी जाती थी कि एक काम करो, ये लो फलानी जगह, ये ज़मीन का टुकड़ा आप ले लो, ठीक। अब जो ये भूमि दी गई, इससे ये लोग टैक्स वसूल करते थे, उससे ये लोग क्या करेंगे, टैक्स वसूल करेंगे, अपना खर्चा तो निकालेंगे ना, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। भाई वो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू तो निकालेंगे। इस तरह का व्यक्ति सामंत कहलाते थे, यानी जो ये सेना नायक थे, जो सेना देते थे, किसको देते थे, राजा को युद्ध लड़ने के लिए। इनको सैलरी ना दे करके इनको लैंड दे दी जाती थी कि भाई इस ज़मीन से अपना खर्चा निकाल लो। अब जब लैंड दे दी गई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने अपना खर्चा निकालना शुरू कर दिया, और ये व्यक्ति जो था इसको बाद में सामंत कहना शुरू कर दिया। और ये सामंतवाद आप देखोगे आगे चल के, सामंतवाद की हम कहानी सुनेंगे, और सामंतवाद के लिए सामंत क्या होते हैं ये मुझे आपको फिर बताना पड़ेगा। तो एक बार ये सामंत कौन है इसे अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो, ठीक। ये जो सामंत थे ये स्वतंत्र होने की कोशिश करते रहते थे, कब, जब कभी भी शासक दुर्बल हो जाते थे, यानी जब राजा देखा कि कमज़ोर, अब इसके पास शक्ति नहीं है, तो ये जो सामंत लोग होते थे जिनके पास अब तो लैंड भी है, यानी भूमि भी है, सेना भी है, तो ये कहते थे अब छोड़ो, अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम्हारे अधीन नहीं है, अब हम खुद ही स्वतंत्र हैं, ये एरिया हमारा है। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। देखो भाई सभा, ये भी आपको लिखना है, ये पूछते हैं सभा क्या है। सभा था ब्राह्मण भूस्वामियों का, ऐसे भूस्वामी जो ब्राह्मण होते थे, ठीक है, इनका संगठन क्या कहलाता था, सभा कहलाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी, इनसे जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थीं। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ उर नाम की ग्राम सभा होने की बात कही गई, यानी दूसरा था उर। उर कौन थे, ऐसे भूस्वामी जो ब्राह्मण नहीं थे, नॉन ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है। संभवतः नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। तीसरा है नगरम। ये भाई प्लीज़ नोट डाउन कर लो यार, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ आप करते नहीं हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये आपसे पूछा जाएगा और फिर एक दूसरे के नोट्स लेकर इधर उधर मारामारी करते हो। तो नगरम क्या था, ये व्यापारियों का एक संगठन था, नगरम, ठीक।
संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण रहता था। आज भी यार यही हाल है कि कोई भी सभा संगठन बनती हो तो उसमें पावरफुल लोग, धनी लोग, इनका ही वर्चस्व रहता है। पहले भी ऐसा ही था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक, कई सौ सालों तक काम करती रहीं। बात समझ में आ गई? उस जमाने में आम लोग कैसे हुआ करते थे? आम यानी नॉर्मल लोग, मैंगो नहीं, नो मैंगो। मैंगो का सीजन चल रहा है तो मैंगो नहीं भैया, नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल पर्सन। ठीक। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। जो कालिदास कौन थे? कालिदास के बारे में आपने बहुत सुना है। तो कालिदास ये नाटक इन्होंने लिखा है कई, और बड़े अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं। इस नाटकों में इन्होंने जो राजा दरबार लगाता था उसमें उसकी चर्चा की है और वहाँ के जीवन का चित्रण किया है, यानी सजीव चित्रण, यानी ऐसा लग रहा था मानो साक्षात सब बैठे हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि ये राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। जो कालिदास के नाटक है इसमें जो राजा और इनके जो अधिकांश ब्राह्मण यानी एलीट क्लास वो संस्कृत बोलते थे। जैसे आज के जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वीआईपी लोग, क्या कहते हैं? वो इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं? तो पहले ही वही लोग संस्कृत बोलते थे। ठीक। और जो आम लोग होते थे, आज हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग भाई नॉर्मल लोग हैं। तो पहले के लोग क्या बोलते थे? जो नॉर्मल लोग होते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक। जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। आगे वही बात। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। किसका? कालिदास का। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। ये चीज़ भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है और पूछी भी गई है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस बात को लेकर के लिखी गई है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत और शाकुंतला की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ जो राजा के कर्मचारी हैं उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार किया, उसकी बात कही गई है। क्या कहानी थी? वो कहानी हम नीचे थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं? किस बात की किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं? हम कालिदास के नाटकों की चर्चा कर रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की अभी हमने चर्चा करी। ठीक। चलो आ जाते हैं हम नीचे। चलो, अरे आ जाओ भाई। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। ये कहानी का कुछ अंश लाते हैं। ठीक। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर के राजमहल में पहुंचा, वो बेचारा ईमानदारी दिखाने लगा और राजा के महल में ले जा, उसने सोचा कि राजा को देंगे, राजा प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जब वो राजमहल पहुंचा तो जो द्वारपाल थे, गेट पर खड़े रहते हैं, उसने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से उस व्यक्ति से पेश आने लगा। आज भी देखते हो ना, ऐसा ही होता है। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ। राजा तो भाई खुश हो गया कि भाई अंगूठी मिल गई। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। उसने कहा कि इस मछुआरे को इनाम दिया जाए। अब वो पुलिस वाला जिसने बुरा बर्ताव किया था और वो द्वारपाल जिसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज भी होता है ना कि आप देखोगे कि आप जब मेहनत कर रहे होगे या कोई चीज़ अच्छी करना चाहते हो तो बहुत लोग टांग खिंचाई करेंगे, और वही लोग जब आप सफल हो जाओगे तो क्या कहेंगे? अरे भाई अपना सफल हो गया यार, भाई पार्टी दो, पार्टी दो भाई, पार्टी दो भाई। पार्टी क्या, ठेका चलो और क्या, दारू की बोतल खरीदते हैं, यही पार्टी है ना? तो पहले भी ऐसे ही थे। चीनी तीर्थयात्री फाशियन कौन है? हमने आपको बताया था, ये चीन से आए थे। बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म को जानना, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करना, बौद्ध धर्म की चीज़ें अपने साथ ले जाना। फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ठीक। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। किसे? जो अछूत लोग थे, जिन्हें अछूत माना जाता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए
ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। ये लोग क्या होते थे, जिनको अछूत समझा जाता था, ये बेचारे लकड़ी का एक टुकड़ा लिए रहते थे और उस पर उसको बजाते थे ताकि बाकी लोगों को पता लग जाए कि ये आ रहे हैं। तो वो जो एलीट क्लास है वो वहाँ से हट जाएगी ताकि इनकी हवा भी ना लग पाए, इनकी परछाई भी ना लग पाए। समझ पा रहे हो? वैसे जो अछूत कहे गए हैं वो दो तरह के माने जाते हैं, एक होते हैं स्थायी, एक होते हैं अस्थायी। अछूत यानी जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हमें छूना नहीं है। स्थायी कौन? जो परमानेंट है, जैसे कि जो मैला ढोने का काम करते हैं, ठीक, उस समय की बात कर रहे हैं हम। मैला ढोने वाले, जो साफ सफाई का काम करते हैं, ठीक, जो चमड़ा निकालने का काम करते हैं, जो जनेऊ धारण नहीं करते, जो नास्तिक हैं, ठीक है, उनको कहा गया कि ये भाई स्थायी रूप से अछूत हैं। अस्थायी कौन है? कुछ समय के लिए इनको नहीं छूना। जैसे एक युवती है जिसका बच्चा हुआ है, तो उसको हम आज भी कहते हैं ना कि ये हमारे यहाँ शोवर में है, इनको छूना नहीं है कुछ दिन के लिए, तो ये अस्थायी होते थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। कौन सी आवाज़ सुनकर? वो लकड़ी जो बजाता था। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। बाण भट्ट ने सजीव चित्रण किया किसका? राजा ने एक सेना, राजा की सेना निकली थी उसका। ठीक, चित्रण क्या है, चलो ये पढ़ लेते हैं। राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर के यात्रा करते थे। राजा जब निकला करते थे तो अपने साथ सब कुछ लेकर के निकला करते थे, जैसे कि इसमें हथियारों के अतिरिक्त हथियार लेकर निकलते थे, रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें, क्योंकि ऐसा नहीं था ना कि अभी गए और 2 घंटे में वापस आ गए, नहीं, कई कई दिन हो सकता है कि सफ़र में लग जाए, तो रोज़मर्रा यानी डेली यूज़ वाली चीज़ें भी अपने साथ ले चलते थे, हथियार ले चलते थे, बर्तन लेके चलते थे, असबाब यानी सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान लेकर चलते थे, जैसे कि बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले, ये सभी लेके चलते थे। विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थीं। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थीं। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार भी होते थे जो कि नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चला करते थे। ठीक, रास्ते पे जो गांव पड़ता था वो गांव वाले क्या करते थे, अब राजा साहब आ रहे हैं भाई, तो राजा साहब के सत्कार के लिए कि भाई अगर वेलकम नहीं किया तो राजा साहब अभी खफा हो जाएंगे और फिर ये हमको कॉलोनी नहीं देंगे कि कहाँ रहेंगे हम, तो ठीक, तुम्हें कॉलोनी चाहिए, राजा का स्वागत करो, सत्कार करो। वह बेचारे क्या करते थे, दही, गुड़, फूलों का उपहार ये सब लेके पहुँच गए, अरे राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए। लेकिन राजा साहब तो भाव नहीं दे रहे हैं, तथा जानवरों को चारा भी देते थे। कौन से जानवर? जिनके पीठ पर सामान रख के राजा साहब चल रहे हैं, वे राजा से भी मिलना चाहते थे। क्यों मिलना चाहते थे? ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध, निवेदन उनके सामने रख सकें। किसके सामने? राजा के सामने। पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अब आप सोचो कि 1000 लोग हों, ठीक, 1000 लोग, और किसी जगह से पैदल निकल जाएं हाथी घोड़ा सब लेकर के, तो उस जगह का क्या हाल होगा भाई? सब मिट्टी पलीत कर देंगे। और ऐसे ही तो ये लोग करते थे। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के जो काफिलों में जुते बैल हुआ करते थे, इस हलचल भरे माहौल से डर जाते थे और डर करके भाग जाते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अब सोचो किसी मैदान से हजारों हजार लोग निकलें तो क्या होगा? धूल ही धूल दिखेगी भाई, वहाँ सब कुछ ऐसे तैसे कर देंगे। अन्यत्र मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। अरब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपके लिए अरब कंट्री डाउनलोड करके रखी हुई है ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, ये रहा अरब, ये सऊदी अरब दिख रहा है, इराक, सीरिया, यमन, ओमान, यूएई। ठीक, अभी हाल ही में खबर आई है कि जो नीट का पेपर हुआ है, री एग्ज़ाम, उसका एक बच्चे का सेंटर इसी यूएई कंट्री में डाल दिया। अब सोचो भाई, हमारे कितने बुद्धिजीवी लोग हैं और क्या सिस्टम खेल रहा है कि इस यूएई में, अरब कंट्री में, हमारे यहाँ के एग्ज़ाम का सेंटर, पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है, यहाँ भेज दिया गया। सोचो अब ये बचा है देखने को। ठीक है, और ये इजिप्ट, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मॉरिटानिया, ठीक, वेस्टर्न जो सहारा है, ये सारे क्या हैं? ये अरब कंट्रीज़ हैं। ये लाल सागर दिख रहा है, ये होर्मुज की खाड़ी, यहीं पर घमासान मचा हुआ है इस समय।
ये भूमध्य सागर है, ठीक। आ जाओ, अरब ढूंढ लिया। ये मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ पर ये जो इलाका है ना, सहारा रेगिस्तान है, और ये इधर भी रेगिस्तान ही है सऊदी अरब वगैरह में। यहाँ पर इतना तगड़ा रेगिस्तान है कि वहाँ पर कुछ और हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसके बावजूद भी ये यातायात का बहुत बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, बेदुइन, ये शब्द याद रखना, बेदुइन। बेदुइन कौन थे? ये घुमक्कड़ कबीले थे, घूमते रहते थे, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ऐसे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर होता है। ऊँटों पर यह आश्रित होते थे। क्यों? क्योंकि ऊँट एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी, यानी रेगिस्तान में भी स्वस्थ रह सकता है। आज भी आप देखते हो ना, राजस्थान वगैरह में क्या ज़्यादा मिलते हैं, ऊँट मिलते हैं। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नाम के एक धर्म की शुरुआत की थी। किसने? पैगंबर मोहम्मद ने। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। हमने आपको बताया था कि ईसाई धर्म में ईसा मसीह जो थे, या ईसाई धर्म के लोग किसको सर्वोच्च मानते हैं? वो कहते हैं परम सत्ता है कोई, परम ईश्वर है कोई, वो ही सर्वोच्च है, ठीक। ब्रह्मा जिसको बोलते हैं हम लोग, हिंदू लोग ब्रह्मा बोलते हैं ना, ब्रह्म, तो वही सर्वोच्च है। ऐसे ही इस्लाम में कहा गया कि अल्लाह ही हमारे सर्वोपरि हैं। उनके बाद सभी, अल्लाह सर्वोपरि, उसके बाद जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी समान हैं, एक समान है, एक जैसे हैं। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का भी एक अंश दिया गया है। कुरान से कुछ बातें यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की गई है कि कुरान में क्या लिखा है। चलो हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, जो भक्त स्त्री और पुरुष है उनके लिए, सच्चे स्त्री और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, और जो उपवास रखते हैं उन स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। यानी वो कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं, अल्लाह को याद रखते हैं, धैर्यवान हैं, उपवास रखते हैं, भक्त हैं, उन सभी के लिए अल्लाह ने क्या किया है? क्षमा और पुरस्कार, माफ़ी और गिफ्ट रखा हुआ है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैलना शुरू हो गया, ठीक। अरब नाविक जो थे, अभी जो मैंने कंट्री आपको दिखाई, जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी लेकर आने लगे। अरब से जो व्यापार करते थे वो लोग अब इस धर्म के उदय होने के बाद अपने साथ साथ इस धर्म को भी लाने लग गए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, यानी कि आज के पाकिस्तान में जो सिंध पड़ता है, उसको जीत लिया। सिंध कहाँ पड़ता है? ये देखो, अरे मैं अभी आपको भारत के मैप में दिखाता हूँ। हमारे राष्ट्रगान में भी आता है ना, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक। हालांकि वो कोई मुश्किल की बात नहीं है जब हम वापस से इन सब चीज़ों को ले लें, अखंड भारत का निर्माण कर दें। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये रहा आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान को मैं ब्लैक से बनाऊंगा क्योंकि ये काले कारनामों की कंट्री है ये, ठीक। ये है, और इधर का जो एरिया पड़ता है इनका, ये है सिंध। इधर पड़ता है बलूचिस्तान, इधर साइड, जो कि हमेशा कहता है कि हम अलग देश बनाएंगे, पाकिस्तान के जैसे बेवकूफ़ कंट्री के साथ हम नहीं रहेंगे, पाकिस्तान बहुत ही भिखारी देश है, वो ऐसा कहते हैं, हालांकि सत्य भी है। तो इन्होंने जो अरब के सिपाही थे, आगे चल कर के इसी सिंध को इन्होंने जीता, और वहाँ से हमारे यहाँ की जो इस्लाम की शुरुआत की कहानी है वो भी शुरू होती है। तो इसको हम देखेंगे बाद में। हालांकि हमारा ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। आप चाहें तो इन प्रश्नों को हर बार की तरह अच्छे से देख सकते हैं, और ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप इनको देखोगे तो आपका ही इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका ही क्रिएटिवनेस बढ़ेगी। और भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो। और अच्छा तो ये होगा कि आप अपने घर के जितने फ़ोन है सबसे सब्सक्राइब मार दो यार, क्या जा रहा है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कोई सुझाव हो, कोई बात हो
कोई प्रश्न हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखना, ठीक है, टेक केयर। और एक मुख्य बात, जो आप सभी खूबसूरत व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ ऐसे ही साथ रहना। और इस आपके चैनल पर आगे आने वाली बहुत सी क्लासेस हैं जीएस की, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो थैंक यू बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।